दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप सब बढ़िया होगा। तो अपना लास्ट टॉपिक डिफ्लेक्शन था। डिफ्लेक्शन क्या था आपको मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आप एग्जांपल लीजिए कि आपने एक बॉल को वॉल पे हिट किया। वॉल पे हिट करने के बाद जो रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड तो हुआ लेकिन साथ में वो टोटल एंगल बना रहा है, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने एक बॉल ली, ठीक है, और एक वॉल से हिट किया और वो रिबाउंड हुआ, तो टोटल जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। कितना? टोटल एंगल को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और कितना होता है? अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा। और इसका वॉल से बॉल के बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में कितना एंगल होता है? थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बैट है जिसने डिफ्लेक्ट किया बॉल को, जिसका मास है 20 ग्राम। तो हमें एसआई यूनिट पे लेंगे तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा? 20 किलोग्राम। कैसे? 20 × 10⁻³ किलोग्राम विद सेम इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड थ्रू 90 डिग्री। तो हमें क्या दिया है? डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का एंगल कितना है? अल्फ़ा कितना दिया है? 90 डिग्री। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा कितना दिया है हमको? 90 डिग्री। तो अगर अल्फ़ा हमको 90 डिग्री दिया हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2 यानी 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, हमको इनिशियल स्पीड कितनी दी है? 10 मीटर पर सेकेंड। और मास कितना गया है? 20 ग्राम। हमसे पूछा गया है चेंज इन इम्पल्स। और चेंज इन इम्पल्स कैसे निकलता है? पिछली क्लास में बताया था मैंने, क्या होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स पूछा है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कैसे निकलता है? चेंज इन मोमेंटम से। कैसे निकलता है? अगर हमसे ये पूछा गया है तो ये कैसे निकलेगा? चेंज इन मोमेंटम से। और ये कितना होता है? mv cos थीटा। ठीक है, मास कितना है? 20 kg। ग्राम में दिया है तो kg में करना है। 20 × 10⁻³ वेलोसिटी कितना दिया है अपन को? अपन को दिया है 10। और ये थीटा कितना निकला था हमको? cos 45। cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो 20 × 10⁻³ × 1/√2। और आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बॉल है जिसका मास हमें दिया है 50 ग्राम। इस ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर आफ्टर अ कोलिजन विद दिस फ्लोर इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। अब इसमें क्या रहा है? एक बॉल है जिसको हमने ड्रॉप किया। ड्रॉप मतलब छोड़ा यहाँ से, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हुई? 0। फ्लो से टकराया। फ्लो से टकराने के बाद कुछ हाइट ऊपर अटेन हुआ। कितने हाइट से गिराया गया था? 5 मीटर के हाइट से। और क्या अटेन हुआ आफ्टर इम्पैक्ट? 0.8 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? इम्पल्स पूछ रहा है। तो इम्पल्स कैसे निकालेंगे? इम्पल्स क्या होता है अपना? चेंज इन मोमेंटम। तो हमें पता है कि जब बॉल जो है फ्लो से टकराने वाली थी, मतलब जिस स्ट्राइक वेलोसिटी से टकराने वाली थी, हमें उस वेलोसिटी को फाइंड करना है। मतलब यहाँ से तो हमें छोड़ा गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि छोड़ा गया था। फ्लो से टकराने से पहले कुछ उसकी वेलोसिटी रही होगी, पहले हमें तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी वो कैसे निकलती है? अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन पता हो तो हम तो v² = u² + 2gh लगाएंगे तो एक फॉर्मूला निकलेगा। v इनिशियल कितना आएगा? माइनस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर यूनिवर्सल साइन कन्वर्जन के फॉलो करेंगे तो नीचे डायरेक्शन वाले में माइनस आएगा और ऊपर डायरेक्शन वाले में प्लस आता है। ठीक है, तो कितना आएगा? √2gh माइनस √2g कितना है? 10। और हाइट कितनी थी अपनी? 5 मीटर। तो कितना हुआ? 5 × 2 = 10, 10 × 10 100, तो -10 मीटर आया, मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी थी। तो ये क्या है? जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, मतलब फ्लो से टकराने से पहले कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी आई होगी। वो कितनी आई थी? √2gh माइनस का वो भी कितना? -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फ्लो से टकराने के बाद मतलब जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? अब खुद सोचो, अगर हमने v वेलोसिटी से ऊपर किसी बॉल को फेंका, तो किसी वेलोसिटी से हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट आएगा जिस पे वो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी और 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो उसमें भी हम इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन लगाएंगे, v = u² + 2as। ठीक है, तो वही हम यहाँ लगाएंगे। तो इसका कैसे आएगा? अब ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव होगा। तो v फाइनल कितना हुआ? √2gh 2 × 10 और हाइट कितना दिया है? 0.8 अंडर में पॉइंट हटाया तो कितना आया? √16 जो कि होता है 4 मीटर पर सेकेंड आया यहाँ पे। ठीक है, और हमसे पूछा गया है इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है अपना?
अपना इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। अब मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम साइन तो लेंगे नहीं, कितना होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। मास कितना दिया अपन को 50 ग्राम, तो 50 ग्राम में हम एसआई यूनिट पे लेंगे तो कितना होगा 10 के पावर -3। v फाइनल कितना दिया अपन को 4 माइनस v इनिशियल कितना आया था माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये 14, तो 50 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये हुआ 14, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन गन है जो कि राइफल की तरह दिख रही है लेकिन है मशीन गन। मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ 360 बुलेट पर मिनट, ईच ऑफ मास 20 ग्राम विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट। अब देखो, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इनका चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स। तो हमें पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इनका इम्पल्स निकालना होगा, ठीक है। तो हम इम्पल्स फाइंड करते हैं पहले। तो इम्पल्स क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या है, मास v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। और आपका v फाइनल कितना है v फाइनल कितना है v, और v इनिशियल क्या है, जब आप बुलेट फायर करने आते हो और जब तक आप ट्रिगर नहीं दबाते हो, जो अंदर बुलेट होता है वो तो अंदर रेस्ट पे होता है ना, तो v इनिशियल तो इसका 0 हो जाएगा। देखिए, आफ्टर फायर जो अंदर बारूद होता है वो ब्लास्ट होने के बाद कुछ स्पीड मिलती है उसको, तब जाके वो बाहर बुलेट जाती है बैरल के थ्रू, तो उसके बाद फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है। इनिशियली क्या होता है, उस पर वेलोसिटी 0 होती है। तो v फाइनल कितना हुआ v, और v इनिशियल कितना हुआ 0, तो v इनिशियल 0। तो ये क्या आया mv, ये क्या आया आपका इनिशियल मोमेंटम। ये किसके लिए आया, ये एक बुलेट के लिए आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मशीन गन है, तो मशीन गन मल्टीपल बुलेट फायर करती है, तो इसमें कितना दिया है 360 बुलेट पर मिनट। तो हमें क्या करना होगा, ये फॉर 1 बुलेट, ये क्या है फॉर 1 बुलेट, फॉर n नंबर्स ऑफ बुलेट, सिंपल है, क्या हो जाएगा nmv। इम्पल्स कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम वो कितना आया था mv, और n बुलेट्स के लिए क्या हो जाएगा nmv। तो सिंपल, हमको बस हमें फाइंड क्या करना था, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स फाइंड करना था। तो हमको एवरेज फोर्स कैसे निकलेगा, वो एवरेज फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कितना आया इम्पल्स अपना nmv, और चेंज इन टाइम हमें सिंपल क्या है, हमें बस वैल्यू पुट करना है। ये चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है ये 360 बुलेट पर मिनट। अगर हम SI यूनिट पे जाएंगे तो क्या आता है पर सेकंड। तो ये क्या हुआ 360 बाय एक बुलेट 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होता है, तो आया 60। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 360 बाई 60, मास कितना दिया है हमको मास दिया 20 ग्राम, और ग्राम हमको SI यूनिट में लेना, तो कितना हुआ 20 इंटू 10 की पावर -3 kg। मास हो गया, n हो गया, डेल्टा t भी हो गया, वेलोसिटी कितनी दी हमको 400। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स आपको मिल जाएगा। तो अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम का पहला टॉपिक है क्या, रॉकेट प्रोपल्शन। तो इसमें क्या होता है, वो आपका दिवाली वाला रॉकेट नहीं है। तो जैसे कि नॉर्मल कोई रॉकेट होता है, रॉकेट के अंदर जब कोई फ्यूल होता है, जब वो बर्न होता है, जब फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा, नीचे उसकी क्या कहते हैं, नीचे फ्यूल बर्न हो रहा होगा तो ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। तो सेम देखो यहाँ पे एक रॉकेट है, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक नीचे से ऊपर उसको अपवर्ड फोर्स लग रही होगी। तो अपवर्ड फोर्स कितनी होती है, एफ अपवर्ड क्या होती है, वी रिलेटिव dm/dt। रॉकेट का मास क्या है, मास ऑफ रॉकेट m, क्या इंक्लूडिंग फ्यूल, ठीक है। dm/dt क्या है, जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है तो क्या होता है, रॉकेट का ओवरऑल मास m होता है, तो इसके अंदर m जो होता है वो इंक्लूड कर रहा होता है फ्यूल को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाएगा
तो उसका मास कुछ घटता जाएगा, मास घटता जाएगा तो ये और तेज़ी स्पीड से ऊपर जाएगा, समझे। तो dm/dt क्या है, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग। ये मास ओवरऑल मास नहीं है, जो फ्यूल का मास है उसकी बात हो रही है। तो dm/dt क्या है, रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग। v रिलेटिव क्या है, जिस द एग्जॉस्ट से जो गैस निकल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो जो गैस की स्पीड है, वेलोसिटी है रॉकेट से, वही होती है वी रिलेटिव। तो वी रिलेटिव क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल केसेस आते हैं। पहला केस क्या है, ऑन अर्थ सरफेस या फिर नियर अर्थ सरफेस। इसमें क्या होगा, अगर वी रिलेटिव dm/dt, मतलब वी रिलेटिव dm/dt अगर mg से छोटा हुआ तो रॉकेट क्या होगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। मतलब वी रिलेटिव dm/dt क्या है, f अपवर्ड, mg से छोटा हुआ, मतलब अपवर्ड फोर्ड mg से छोटा हुआ, मतलब mg बड़ा हुआ और f अपवर्ड छोटा हुआ, तो क्या होगा, रॉकेट तो उड़ ही नहीं पाएगा, तो रॉकेट कांट लिफ्ट। लेकिन जिसका जस्ट अपोजिट हुआ, f अपवर्ड अगर ज़्यादा हुआ एज कंपेयर देन mg, तो ये ज़्यादा होगा, ये छोटा होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, जो रॉकेट होगा ऊपर एक्सेलरेट करेगा, तो रॉकेट एक्सेलरेट अपवर्ड, तो क्या होगा, वी रिलेटेड dm/dt माइनस mg इज इक्वल टू ma। अगर इसका FBD बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप ये इक्वेशन आराम से निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टेलर। आपने क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देखी होगी, तो उनका एक मूवी है इंटरस्टेलर। तो इंटरस्टेलर होता है क्या एक्चुअली, ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब जहाँ पे g 0 हुआ। अगर g 0 होगा तो v रिलेटिव dm/dt, ये ओवरऑल क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो v रिलेटिव dm/dt किसके बराबर हो जाएगी, ma के बराबर हो जाएगी, ठीक है। पहला, दूसरा, दो केस हो गए, इसके आगे और केस देखते हैं। तो अपना दो केस हो गया था, अब तीसरे केस पे आते हैं। और तीसरा और चौथा केस पढ़ने के बाद रॉकेट प्रोपल्शन में और कुछ नहीं बचता है। उसके बाद ओवरऑल इस पर कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे आप, आपके सारे क्वेश्चन इसी 4 केसेस में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा केस क्या है, ऑन अर्थ। पहला केस क्या था, ऑन अर्थ सरफेस या फिर नियर अर्थ सरफेस। इस पर क्या है, ऑन अर्थ, अर्थ पे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो ओवरऑल ये वाली कहानी चल रही है, तो क्या आएगा, वी रिलेटिव dm/dt इज इक्वल टू mg, ठीक है। मास आफ्टर टाइम t, कुछ जैसे पहले रॉकेट रेस्ट पे था, अगर उड़ता है हवा में तो कुछ तो फ्यूल बर्न हुआ होगा ना, कुछ फ्यूल बर्न होगा तो ओवरऑल मास से कुछ तो मास कम हुआ होगा ना, तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला रटना है आपको। ओवरऑल मास जो कि रॉकेट का था माइनस dm/dt इंटू टी, जिस टाइम t पे पूछा गया हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, एक रॉकेट है जिसका मास 1000 kg है, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस, और कल आपको मैंने एक बात बताई थी, ग्रेविटी फ्री स्पेस को हम लोग इंटरस्टेलर बोलते हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब जहाँ पे g आपका 0 होगा। नाउ इट इज़ फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड, मतलब dm/dt आपको दिया हुआ है। स्पीड ऑफ गैस एग्जॉस्ट दिया, रिलेटिव टू रॉकेट कितना है, 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब हमको रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, वी रिलेटिव जो गैस एग्जॉस्ट का होता है। हमें फाइंड क्या करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन आफ्टर 15 सेकेंड। तो इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत ईजी था, जो मैंने कल आपको बताया था। आज मोस्टली ये 2 फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं हम लोग, तो सॉल्व करते हैं। इनिशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वी रिलेटिव dm/dt, वी रिलेटिव कितना दिया हमको, 400, और dm/dt कितना दिया हमको, 50 kg पर सेकेंड, 50 kg पर सेकेंड, और वी रिलेटिव कितना है, 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20,000। तो कल रॉकेट प्रोपल्शन ख़त्म होने के बाद, मतलब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो उस पर न्यूमेरिकल आज करेंगे। तो एक रॉकेट है जिसका मास 1000 kg है, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब इंटरस्टेलर, मतलब वहाँ पे g 0 होगा। इट्स फ्यूल्स बर्न्स एट द रेट ऑफ 50 kg पर सेकेंड, मतलब हमको dm/dt दिया हुआ है, हम ओवरऑल रॉकेट का मास दिया हुआ है। स्पीड ऑफ गैस एग्जॉस्ट रिलेटेड टू रॉकेट 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी रिलेटिव दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन आफ्टर 15 सेकेंड। तो कल का जो हमने टॉपिक सीखा था उसमें ये फॉर्मूले कल मैंने डिस्कस कर दिया था। ग्रेविटी फ्री स्पेस बोला है, इंटरस्टेलर, तभी हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या है, वी रिलेटिव बाय टोटल मास dm/dt, ठीक है।
वी रिलेटिव हमें कितना दिया है हमको 400, टोटल मास हमको 1000 दिया था, इंटू dm/dt कितना दिया हमको 50। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल एक्सेलरेशन हमारा फाइंड हो चुका है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन आफ्टर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के बाद फ्यूल तो कम होगा, फ्यूल कम होगा तो इसका ओवरऑल मास से कुछ ना कुछ मास तो कम होगा। तो हमें पहले वो मास फाइंड करना है, जो मास की वैल्यू आएगी फिर हमें यहाँ m में पुट करके सेम वैसे ही आंसर निकालना है। तो कैसे आएगा, अब मास फाइंड करना है, मास आफ्टर 15 सेकेंड। तो टोटल मास कितना दिया था हमको 1000 माइनस dm/dt कितने दिया था 50 इंटू कितने बार 15 सेकेंड के बाद 1000 माइनस 15 इंटू 5 25 275 750। तो ये अराउंड आएगा 250 5 हाँ 7 ठीक है, ये आएगा अपना 250। यूनिट में क्या था kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड। ठीक है, अब आया 250 kg पर सेकेंड। हमें क्या फाइंड करना है अब 15 सेकेंड के बाद इन एक्सेलरेशन आफ्टर 15 सेकेंड। तो वही एक्सेलरेशन आफ्टर 15 सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको वी रिलेटिव दिया है कितना, वी रिलेटिव कितना दिया था हमको 400, मास पता चल गया हमें 250 और dm/dt कितना दिया था अपन को 50। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आफ्टर 50 सेकेंड आपको मिल जाएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रॉकेट प्रोपल्सन पे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था आपको, और उसके अलावा जितने भी मैंने केसेस पढ़ाए थे रॉकेट में उसी बेस क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं आगे अब और क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम पे। रॉकेट के बाद आएगा वाटर जेट। तो वाटर जेट सिंपल इजी है, एक वाटर पाइप है जिससे वाटर निकल रहा है और एक m मास के ब्लॉक पर टकरा रहा है। तो किस फोर्स से इस ब्लॉक से टकराता है उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम जैसे रॉकेट में था वी रिलेटिव dm/dt। तो फोर्स क्या है, वी रिलेटिव dm/dt। dm/dt क्या है, इस पाइप से कितने पर सेकेंड कितना मास ऑफ वाटर निकल रहा है, इमर्जिंग आउट कमिंग आउट। तो क्या है, रेट ऑफ वाटर कमिंग आउट, ये है dm/dt। वी रिलेटिव क्या है, वी स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट, इस वाटर पाइप से कितना वेलोसिटी पाइप का जो बाहर निकल रहा है वो बताएगा। वी रिलेटिव वी स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट। ठीक है, तो एक तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आपका सॉल्व होंगे। दूसरा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा तो मैं डेराइव नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। क्या है, रो ए वी स्क्वायर। क्या है, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, रो क्या है आपका डेंसिटी। ठीक है, अब इस पर कुछ दो केसेस हैं। केस वन, अगर वाटर नॉट रिबाउंड, मतलब ये वाटर आया और इसको टक्कर मारा और ये बॉक्स आगे चला गया और वाटर रिबाउंड नहीं हो रहा है, मतलब ये चीज़ सॉलिड नहीं है। मान लो अगर हम नॉर्मल अगर दीवार पे पानी मारते हैं तो पानी क्या होता है, रिबाउंड होता है। लेकिन इन द केस इसमें क्या है, रिबाउंड नहीं हो रहा है, मतलब इसने बॉल को धक्का मार दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो यही है, वी रिलेटिव dm/dt। और ब्लॉक जो होगा या फिर जो वॉल होगी किस एक्सेलरेशन से आगे गए होगे वो कैसे निकालेंगे, ये तो पता ही है, वी रिलेटिव dm/dt। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो मास आएगा वो नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, वी रिलेटिव बाय m dm/dt। तो इसके थ्रू आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर वाटर रिबाउंड होती है, वही वाला केस जो हमने रिबाउंड केस देखा था 2 mv cos थीटा वाला, अगर बॉल मारेंगे बॉल पे तो रिबाउंड होकर वापस आएगा ना। तो सेम केस, अगर वाटर पाइप से वाटर मारा और वॉल जो आपकी सॉलिड होगी तो वो रिबाउंड होकर वापस आएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, रो ये शायद ही पूछा जाएगा आपसे, फोर्स क्या होगा 2av स्क्वायर रो cos थीटा। वैसे ही 2 mv cos थीटा था ना, वैसे ही 2av स्क्वायर रो cos थीटा। ठीक है, अब इस पर एक सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं। अब वाटर जेट पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था इससे पहले, वाटर नॉट रिबाउंड वाला, तो उसमें जो एक्सेलरेशन निकाला था वी रिलेटिव बाय m dm/dt, उसके आगे एक और फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है वो सवाल, av स्क्वायर रो बाई m। ठीक है, वाटर नॉट रिबाउंड पे एक्सेलरेशन फाइंड करना था, एक तो इससे फाइंड हो जाएगा, एक दूसरा इससे फाइंड हो जाएगा। ये मोस्टली आपको मिल जाएगा, मैं इस पे करके दिखाता हूँ। एक सवाल ये है, वाटर इमर्जेस आउट विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल होस पाइप ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हुआ 1 सेंटीमीटर और
अगर SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 10⁻⁻² मीटर। वाटर स्ट्रीम कोलाइड विथ अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ना लगा के हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इससे ही सॉल्व होने वाला है। वाटर नॉट रिबाउंड का केस ही है, तो सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो क्या है फॉर्मूला, AV² रो डिवाइडेड बाई मास। एरिया कितना है, एरिया क्या होता है πr², तो पाई, रेडियस कितना है 10 की, हमको डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हुआ 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10⁻⁻², और πr² होता है 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। वाटर की डेंसिटी, आपको मोस्टली क्वेश्चंस में वाटर की डेंसिटी दी नहीं होती है, तो आपको याद ही रखना होगा कितना होगा 10⁻³ मतलब 1000। और मास हमको कितना दिया है, हमको मास दिया है हमको 10 kg, तो इसमें मास रख दिया, एरिया हो गया, वाटर की स्पीड हो गई और रो हो गया। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं तो सॉल्व करने वाला भी नहीं हूँ, फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है वाटर जेट पे, और इस पर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनती नहीं है, मोस्टली इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल मास सिस्टम में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, अपना पहला रॉकेट हो गया, दूसरा वाटर जेट हो गया, तीसरा आपका क्या है कन्वेयर बेल्ट, जो कि लास्ट टॉपिक है वेरिएबल मास सिस्टम में, और इससे बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछते हैं। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, आपने माइनिंग वाला जो होगा वीडियोस देखी होंगी, जिसमें क्या होता है ग्रेवल या फिर सैंड गिराया जाता है, ये कन्वेयर बेल्ट होती है। और आगे मान लो कोई ट्रक होता है, तो ये जो जितने भी सैंड होता है डायरेक्टली इस ट्रक में गिरता है, तो यही होती है कन्वेयर बेल्ट। V क्या है, इसकी बेल्ट की स्पीड है, ये क्या गिर रहा है, इसमें से सैंड हो सकता है या फिर ग्रेवल हो सकता है। ठीक है, किस फोर्स से गिराता है, तो फोर्स क्या होता है V, वही हम जो देखते आ रहे हैं वेरिएबल मास सिस्टम में, V रिलेटिव dm/dt। V क्या है अपनी बेल्ट स्पीड, और dm/dt क्या है रेट एट विच ग्रेवल जो गिर रहा है, ठीक है, पर सेकेंड, रेट एट विच सैंड ड्रॉप, मतलब ठीक है, रेट एट विच सैंड ड्रॉप और ग्रेवल ड्रॉप। ठीक है, तो कन्वेयर बेल्ट पे यही टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन शायद ही आते हैं, मैं नेक्स्ट टर्न पे आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम जो है नॉर्मल रिएक्शन में पहुंचेंगे। ठीक है, और FBD पे भी ना। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम में लास्ट टॉपिक कौन सा आता है, कन्वेयर बेल्ट। अपना रॉकेट हो चुका है, वाटर जेट हो चुका है, और वेरिएबल मास सिस्टम में लास्ट टॉपिक कौन सा आता है अपना कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, आपने माइनिंग वाली वीडियोज़ देखी होंगी, सैंड या फिर ग्रेवल एक बेल्ट पे गिर रहा होता है, और बेल्ट क्या करता है उसको आगे लेके जाता है, या उसको फर्दर फर्नेस में लेके जा रहा होता है, या फिर जो प्रोसेस्ड माल होता है वो क्या होता है ट्रक में दिया जाता है, और ट्रक सप्लाई करता है ऑल ओवर दी जहाँ पे जाना होता है उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ग्रेवल होता है या फिर सैंड होता है जो कि ड्रॉप हो रहा होता है, ये कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट की स्पीड दी हुई है V, बेल्ट स्पीड, किस फोर्स से ये आगे फेंक रहा होता है मटेरियल को, तो वो फोर्स हमसे पूछा जाता है। ये फॉर्मूला आप बहुत बार देख चुके हो, फिर से फॉर्मूला है F = V रिलेटिव dm/dt। V क्या है बेल्ट स्पीड, dm/dt क्या है किस सेकेंड से, मतलब क्या है रेट एट विच सैंड ड्रॉप, मतलब किस सेकेंड पे, मतलब कितना मास पर सेकेंड ड्रॉप हो रहा है, तो क्या है dm/dt। ठीक है, यही उसी पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बहुत रेयरली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया था, सेकेंड लॉ ऑफ क्या था, वही जिससे अब हमारा F = ma फाइंड हुआ था, और तीसरा थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है जितना मैं इस वाइट बोर्ड को धक्का मारूंगा उतना सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स फील होगा, तो यही है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। जितना मास m1 m2 पे फोर्स लगाएगा उतना ही m2 इस पे नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। यही अपन न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, और मिलते हैं कल। नमस्ते, बाय बाय।